द डीप डाइव के इस नई और बेहद गहन चर्चा में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के पन्नों को खोलने जा रहे हैं जिसका नाम शायद हर किसी की जुबान पर कभी न कभी जरूर आया होगा। हाँ, और मुझे लगता है कहानी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक टूटा हुआ आशिक आ जाता है। बिल्कुल सही कहा। पर आज का हमारा उद्देश्य इस कहानी को सिर्फ दोहराना नहीं है। आज हम उन छुपे हुए पहलुओं को समझेंगे जिन पर आम तौर पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। विषय है निर्देशक संजय लीला भंसाली की 2002 में आई मशहूर फिल्म देवदास, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास पर आधारित। हाँ वही। और जो रिसर्च, जो नोट्स और जो स्रोत आज हमारे पास है ना, उनके आधार पर हमारा मिशन ये विश्लेषण करना है कि कैसे अहंकार, सामाजिक दर्जा और जिंदगी में बस एक पल का संकोच, यानी एक पल की हिचकिचाहट, एग्जैक्टली कैसे वो एक पल की हिचकिचाहट पूरी जिंदगी को ही नहीं बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। इस पूरे ग्रैंड सिनेमैटिक अनुभव को पर्दे पर शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकारों ने जीवंत किया था। तो इस चर्चा की शुरुआत ना स्रोतों में दी गई एक बेहद आकर्षक लाइन से करते हैं। उसमें लिखा है, ये कहानी है देवदास की, एक ऐसे आदमी की जिसे मोहब्बत मिली लेकिन हिम्मत नहीं मिली। पता है, यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो इस हिम्मत नहीं मिली वाले हिस्से में ही छुपी है। देखा जाए तो देवदास को हमेशा एक आशिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, एक बेचारा आशिक जो हालात का शिकार हो गया। वही तो। पर जो नोट्स आज हम देख रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। ये कहानी किस्मत के हाथों हारी हुई कहानी नहीं है, ये असल में अपने ही अंदर की कमजोरियों से हारी हुई कहानी है। मतलब अपने खुद की गलतियों से। बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार से समझें तो ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जहां इंसान अपने सबसे शक्तिशाली जज्बात को अपने ही गुरूर और अपने ही डर के हवाले कर देता है। और ये डर उस सामाजिक ढांचे का डर है जिसमें वो बड़ा हुआ है ना? हाँ, वही सामाजिक ढांचा जो उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। तो इस सामाजिक ढांचे को थोड़ा शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्च हमें सीधे 1900 के दशक के बंगाल में ले जाती है। एक गांव का परिवेश है और वहां आमने सामने खड़ी दो बड़ी हवेलियां हैं। एक तरफ देवदास का अमीर जमींदार परिवार और दूसरी तरफ पार्वती यानी पारों का परिवार। दोनों के बीच बचपन का एक बेहद गहरा और मासूम सा रिश्ता है। स्रोतों में एक बहुत ही छोटी सी पर बहुत गहराई वाली बात का जिक्र है। वो दिए वाली बात। हाँ, कैसे पारो चुपचाप बिना किसी को बताए देव की सफलता के लिए एक दिया जलाती है। मैं सोच रही थी कि ये कोई आम खेल नहीं था उनका। उस छोटे से दिए में उस बच्ची का पूरा समर्पण दिखता है। सही कहा। उसके बाद देव को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया जाता है और पारो शोर मचाकर रोती नहीं है। वो बस चुपचाप उसकी गाड़ी को जाती हुए देखती रहती है। और फिर शुरू होता है पूरे 10 साल का इंतजार। 10 साल, जो कि एक बहुत लंबा वक्त होता है। बहुत लंबा। और जब 10 साल बाद देव लंदन से लौटता है तो हवेली में आतिशबाजी हो रही होती है, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन मनाया जा रहा होता है। देव एक नए आत्मविश्वास के साथ वापस आता है। और पारो उसे अपनी बालकनी से चुपचाप देखती है। हाँ। और यही वो दृश्य है जहाँ कहानी की असली बुनियाद साफ होती है। वो जो दो हवेलियां आमने सामने खड़ी हैं, उनके बीच का फासला अब सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं रहा। तो फिर कैसा फासला है? उनके बीच अब एक विशाल सामाजिक और आर्थिक खाई है। देव का परिवार गांव का एक बेहद अमीर और ताकतवर जमींदार परिवार है। दूसरी तरफ पारो का परिवार सम्मानित जरूर है, पर उनका सामाजिक दर्जा जमींदारों के मुकाबले काफी नीचा है। और जब दोनों बच्चे थे तब शायद उन्हें इन सामाजिक दीवारों का आभास ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। पर 10 साल बाद जब देव वापस आता है तो पारो का उस बालकनी पर खड़े रहना एक प्रतीक बन जाता है। वो प्रतीक इस बात का है कि अब वो बचपन की तरह दौड़कर उसके गले नहीं लग सकती। समाज की दीवार अब उन दोनों के बीच खड़ी हो चुकी थी। एग्जैक्टली। एक और पहलू जो नोट्स यहाँ उभर कर लाते हैं वो है दोनों के प्रेम का स्वरूप। पारो के जज्बात उन सालों के इंतजार और उस जलते हुए दिए के साथ बेहद परिपक्व, बेहद गहरे हो चुके हैं, लेकिन देव का नजरिया काफी अलग है। हाँ, मैं कहूंगी कि देव का नजरिया काफी हद तक थोड़ा हल्केपन से भरा लगता है इस वक्त। ऐसा लगता है जैसे उसे लगता हो कि दुनिया वैसी ही रुकी हुई थी जैसे वो छोड़कर गया था। उसका आकर्षण तो है, पर उसमें वो गहराई नहीं है। वही, उसमें वो समर्पण नहीं दिखता जो पारो के दिलो दिमाग में चल रहा है। देव को अपने विशिष्ट दर्जे का, अपने जमींदार होने का एक अदृश्य आत्मविश्वास, या शायद मैं कहूंगा अहंकार है कि जो उसका है वो उसी का रहेगा। सही पकड़ा आपने।
और यही जो आमने सामने का अंतर है ना, एक तरफ पारो का पूरी तरह से समर्पित होना और दूसरी तरफ देव का हर चीज को थोड़ा हल्के में लेना, यही इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ तय करता है। द टर्निंग पॉइंट। हाँ, और ये टकराव तब बाहर आता है जब अहंकार, अपमान और हिचकिचाहट तीनों एक साथ आकर मिलते हैं। ये वही घटना है जब पारो की माँ अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर देव के घर रिश्ता लेकर जाती है। वो एक माँ है जो अपनी बेटी के उन सालों के इंतजार को देखते हुए सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन वहां देव के पिता जो करते हैं वो सिर्फ एक इनकार नहीं था। नहीं, वो तो घोर अपमान था। वो बहुत ही कठोर शब्दों में पारो के परिवार को उनकी औकात याद दिलाते हैं। वो साफ कर देते हैं कि एक छोटे दर्जे का परिवार उनके बराबर बैठने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। ये घटना सिर्फ एक माँ का नहीं बल्कि पारो के पूरे वजूद का अपमान थी। उसके आत्मसम्मान को कुचला गया था। और इसके बाद जो दृश्य आता है ना, वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। रात का अंधेरा है और पारो बिना किसी डर के सीधे देव के कमरे में उसके महल में पहुंच जाती है। 1900 के दशक की एक लड़की का आधी रात को एक मर्द के कमरे में जाना, ये कितना बड़ा कदम था उस वक्त के हिसाब से। और वो वहां खड़ी होकर बिना किसी डर के, बिना अपनी नजरें झुकाए कहती है, देव मुझे अपना लो। उसकी बातों में एक जिद थी, एक आग थी। वो अपनी इज्जत, अपना सामाजिक दर्जा सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार खड़ी थी। इस विश्लेषण को थोड़ा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं। पारो का आधी रात को वहां आना सिर्फ प्रेम का प्रदर्शन नहीं था। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। उस दिन उसके और उसके परिवार के सम्मान को जो चोट पहुंची थी, उसने उसे हिला कर रख दिया था। उसे उस पल एक ऐसी निश्चिंतता, एक ऐसी सर्टेनिटी की जरूरत थी जो उसके आत्मसम्मान को वापस दिला सके। और तभी वो देव के पास आई। हाँ, और जब पारो ने देव से उसे अपनाने को कहा, तब देव की वही हिचकिचाहट, वही संकोच पूरी कहानी का सबसे घातक हिस्सा बन जाता है। क्योंकि उसने वहां हाँ नहीं कहा। नहीं कहा। पारो को उस एक पल में सिर्फ सहारा चाहिए था। लेकिन देव ने क्या किया? देव ने उसे वक्त दिया। उसने एक डिले डाल दिया। उसने कहा कि वो कल सुबह अपने पिता से बात करेगा। और देवदास इस बात को समझ ही नहीं पाया कि कुछ फैसले वक्त के मोहताज नहीं होते। कभी कभी आपका टालमटोल करना सामने वाले के लिए सबसे बड़ा इनकार बन जाता है। पारो जैसी सशक्त लड़की के लिए ये देरी उसके प्यार पर एक प्रश्न चिन्ह जैसी थी। उसे सर्टेनिटी चाहिए थी और उसे मिली हेजिटेशन। और सबसे बुरी बात तो ये है कि देवदास वहां रुका भी नहीं। वो अपने परिवार, अपने पिता के डर से, उस टकराव से बचने के लिए अगले ही दिन गांव छोड़कर कलकत्ता निकल जाता है। समस्या का सामना करने के बजाय वो पीठ दिखाकर भाग जाता है। हाँ, और वहां जाकर वो जो करता है वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। कोलकाता के उस अकेलेपन में, दबाव और कंफ्यूजन में आकर वो पारो को एक खत लिखता है। वो मशहूर खत। हाँ, और उस खत में लिखता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये उस अहंकार की आवाज थी जो अपने अंदर की हिचकिचाहट को छुपाना चाहती थी। नोट्स में इस खत के मिलने वाले दृश्य का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। वही, जब पारो उस खत को पढ़ती है तो पास रखा दिया फड़फड़ाता है। उसके आंसू गिरते हैं, लेकिन वहां कोई शोर नहीं होता। एक खामोशी से उसका दिल, उसका विश्वास पूरी तरह बिखर जाता है। उसने अपना पूरा अस्तित्व जिस पर टिका रखा था, वो नींव ही दह जाती है उसे खत से। और इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए कि देवदास खत भेजते ही समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो वापस भागता है, लेकिन तब तक वक्त अपनी रफ्तार से निकल चुका होता है। यही वो बिंदु है जहां से कहानी अपने तीसरे चरण में प्रवेश करती है। अलग रास्ते और खुद की तबाही का सफर। सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल। पारो टूटने के बाद रोने या गिड़गिड़ाने का रास्ता नहीं चुनती। वो अपने और अपने परिवार के आत्मसम्मान को फिर से खड़ा करने के लिए एक बेहद मजबूत पर दर्दनाक फैसला लेती है। वो एक अमीर, उम्रदराज जमींदार से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जो विधुर है। और ये कोई हार नहीं थी। ये समाज की उन्हीं दीवारों के अंदर रहकर अपने सम्मान को बचाने की एक सशक्त कोशिश थी। देव जब वापस गांव पहुंचता है, तब तक तैयारियां हो चुकी होती हैं। उसका अहंकार तब पूरी तरह टूट जाता है जब वो पारो को लाल जोड़े में सजे, भारी गहनों के साथ डोली में बैठते हुए देखता है। और वहां जब शहनाई बज रही होती है, दोनों की नजरें आखिरी बार मिलती हैं। वो आखिरी झलक जिसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ पछतावा और पीड़ा थी। वहीं खड़े खड़े देवदास अपनी पूरी जिंदगी को खुद अपने हाथों से छूटते हुए देखता है। और यहीं से उसकी जिंदगी का पतन शुरू हो जाता है। वो वापस कोलकाता आता है और पूरी तरह बिखरा हुआ है।
यहाँ उसकी मुलाकात चुन्नी लाल नाम के किरदार से होती है, जो इस पतन में एक बड़ा माध्यम बनता है। चुन्नीलाल उसे आराम नहीं बल्कि शराब का सहारा देता है। पहले देव शराब गुस्से में पीता है, फिर दर्द भुलाने के लिए, और आखिर में ये शराब उसके अस्तित्व को मिटाने का जरिया बन जाती है। वो समस्या का सामना करने के बजाय खुद को खत्म करने का फैसला करता है। ये मौत की तरफ बढ़ना किसी बीमारी के कारण नहीं था, ये उसका अपना चुना हुआ रास्ता था। हाँ, और इसी दौरान वो कोठे पर जाता है, जहां कहानी का एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार आगे आता है, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का किरदार और उसकी देवदास से मुलाकात एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण पेश करती है इस कहानी में। जब देव कोठे पर पहली बार जाता है तो उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भरा होता है। वो चंद्रमुखी को उसके पेशे के लिए नीचा दिखाता है, उसे अपमानित करता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमुखी उस अपमान का जवाब गुस्से से नहीं देती। वो उस गुस्से के पीछे छुपे हुए टूटे हुए इंसान को देख लेती है। कोठे पर बाकी लोग खुशी मनाने या जिस्म की तलाश में आते थे, पर देव वहां अपना दर्द लेकर आया था। और चंद्रमुखी उस दर्द से जुड़ जाती है। यहां समझने वाली बात यह है कि चंद्रमुखी को देव का अहंकार नहीं, सिर्फ उसका दर्द दिखता है, और वो उस टूटे हुए शख्स से बेपनाह प्रेम करने लगती है। इतना कि वो अपने पेशे को, अपनी उस दुनिया को भी हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो जाती है। उसका प्रेम समर्पण की पराकाष्ठा बन जाता है। अगर हम दोनों महिलाओं के प्रेम की तुलना करें, जैसा कि स्रोतों में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है, तो ये एक बहुत ही दिलचस्प अंतर दिखाता है। हाँ, दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। वो हर रात महल के किसी कोने में बिना किसी को बताए देव के नाम का दिया जलाना नहीं भूलती। एग्जैक्टली, उसने अपना फर्ज भी चुना और अपनी पिछली निष्ठा भी नहीं छोड़ी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमुखी का प्रेम बलिदान की निशानी है। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया उस शख्स के लिए जो शुरू में उसे इज्जत तक नहीं दे पाता। इन दोनों महिलाओं के इस अलग किस्म के दर्द और ताकत को दिखाने के लिए भंसाली ने दुर्गा पूजा के दौरान वो बेहद मशहूर डोला रे डोला दृश्य रचा है, जहां दोनों आमने सामने होती हैं। सही कहा। और वो दृश्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आम कहानियों में ऐसी दो महिलाएं जो एक ही व्यक्ति से जुड़ी हों, उन्हें एक दूसरे से जलते हुए या नफरत करते हुए दिखाया जाता, एक टिपिकल राइवलरी दिखाई जाते। पर यहाँ निर्देशक ने उनके बीच एक खामोश समझ, एक गहरी सहानुभूति दिखाई है। दोनों एक ही इंसान की वजह से पीड़ा में हैं। दोनों जानती हैं कि वो उस आदमी को पूरी तरह कभी नहीं पा सकती। उस नृत्य में कोई प्रतियोगिता नहीं है, वो अपने अपने दर्द का जश्न है, अपने आत्मसम्मान को जीवित रखने का तरीका है। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पारो और चंद्रमुखी दोनों ही असल में देवदास से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने जिंदगी का सामना किया जबकि देवदास ने हार मान ली थी। और इस हार मान लेने का नतीजा ही कहानी के चौथे और आखिरी चरण में दिखता है, द क्लाइमैक्स। देव का शरीर अब उसकी मानसिक हालत का साथ देने लगता है, यानी वो पतन की तरफ पूरी तरह बढ़ चुका है। शराब की वजह से उसकी हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि वो खून खांसने लगता है। और जब डॉक्टर आकर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने शराब नहीं छोड़ी तो वो मर जाएगा, तो देवदास हंसते हुए एक ऐसी लाइन बोलता है जो अंदर तक झकझोर देती है। वो कहता है, जीना तब छोड़ा था जब पारो चली गई। ये दुख की नहीं, एक गहरी निराशा और अपने ही खिलाफ एक नफरत की आवाज है। वो जानता है कि वो मर रहा है और शायद वो यही सजा खुद को देना चाहता है, उस एक पल की हिचकिचाहट के लिए। लेकिन मौत से ठीक पहले उसे अपना एक आखिरी वादा याद आता है। उसने पारो से कहा था कि मरने से पहले तुम्हारे घर आऊंगा। ये आखिरी सफर एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे देखकर कोई भी विचलित हो सकता है। देवदास की आत्मा महल की ओर खिंच रही है, जबकि उसके शरीर में 2 कदम चलने की भी ताकत नहीं बची है। फिर भी वो किसी तरह ट्रेन के उस लंबे और थका देने वाले सफर को तय करता है। और यहाँ फिल्म के पर्दे पर दिखाए गए दृश्य निर्माण की तारीफ करनी पड़ेगी। जो शुरुआत में बेहद चमकीले लाल और सुनहरे रंग थे, वो मौत और निराशा के अंधेरे धुंधले रंगों में बदल चुके हैं। देवदास बेहद कमजोर हालत में पारो की हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे के बाहर आकर गिर जाता है। उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही होती हैं। और उधर महल के अंदर पारो को किसी अनजानी ताकत से, या शायद उन दोनों के बीच के उस गहरे अदृश्य रिश्ते से ये एहसास हो जाता है कि देव आया है। उस पल पारो अपनी सारी मर्यादा, अपना रुतबा, अपना जमींदारनी होना सब भूल जाती है। वो बस दौड़ पड़ती है उस हवेली के लंबे कॉरिडोर्स में। उसकी पायल की आवाजें उस पूरे महल में गूंजने लगती हैं। वो अपने सालों के सब्र को तोड़कर उस दरवाजे तक पहुंचना चाहती है, देव को आखिरी बार देखने के लिए, उसे छूने के लिए। पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचने वाली होती है, उसके परिवार वाले, जो वहां समाज और परंपरा के पहरेदार बने हुए हैं, आगे आते हैं।
वो उसे रोक लेते हैं और उसके बिल्कुल सामने उस हवेली का वो विशाल दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। हमेशा के लिए? और महल के ठीक बाहर उस बंद दरवाजे के उस पार देव अपना दम तोड़ देता है। एक ऐसी कहानी जो अधूरी ही रह गई। स्रोतों ने इस बंद दरवाजे या क्लोज्ड गेट्स पर बहुत ही गहरा विश्लेषण किया है। ये दरवाजा सिर्फ एक भौतिक रुकावट, एक लकड़ी या लोहे का गेट नहीं है। तो फिर ये किसका प्रतीक है? ये एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक है उन सामाजिक नियमों, उन सदियों पुरानी परंपराओं और वर्ग के फासलों का जिसने दो लोगों को मिलने नहीं दिया। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दरवाजा उस छूट गए अवसर, उस वक्त और उस हिचकिचाहट का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब आप वक्त पर फैसला नहीं लेते तो एक दिन वक्त खुद आपके आगे दरवाजा बंद कर देता है। निर्देशक ने जिस खूबसूरती से अपनी लाइट, कैमरा एंगल और बड़े सेट्स का इस्तेमाल किया है, वो इस आखिरी पल के दर्द को 1000 गुना बढ़ा देता है। वो सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं दिखाते, वो एक सोच की, एक अहंकार की मौत दिखाते हैं। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए इसका निचोड़ क्या निकलता है? जो स्रोत हमारे सामने है वो साफ करते हैं कि इस कहानी को सिर्फ 2 टूटे हुए दिलों की प्रेम कथा समझ लेना इसके साथ नाइंसाफी होगी। ये असल में एक चेतावनी है और कॉशनरी टेल। बिल्कुल। अगर ध्यान से विश्लेषण करें तो देवदास की जान शराब ने नहीं ली। उसकी मौत तो उस दिन ही तय हो गई थी जिस दिन उसने अपने परिवार के दबाव और अहंकार की वजह से पारो को अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई थी। देवदास हिम्मत की कमी से हारा था। उस रात अगर उसने उस संकोच को तोड़ दिया होता तो न शराब होती, न पतन होता और न ही वो बंद दरवाजा। ये बिल्कुल कहानी की आत्मा को पकड़ने वाली बात है। असली ट्रेजेडी मौत नहीं है, असली ट्रेजेडी वो तालमटोल है, वो देरी है। जब इंसान सही वक्त पर अपनी भावनाओं को अहंकार या डर के दबे रहने देता है तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ आखिरी सांस तक का पछतावा होता है। जो वक्त निकल गया वो लौट कर नहीं आता, चाह कर भी नहीं। वही तो। और यही वो बात है जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये जो ट्रेजेडी 1900 के दशक के सामाजिक नियमों की वजह से शुरू हुई, क्या वो आज खत्म हो चुकी है? मैं कहूँगा नहीं। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक दौर में भी ऐसे न जाने कितने रिश्ते होंगे जो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग वक्त रहते अपनी सच्ची भावनाओं को शब्दों में ढालने से डरते हैं। लोगों को डर लगता है सोसाइटी से, ईगो से। क्या इंसान की अपनी खामोशी, अपने डर और एक सही वक्त का इंतजार करने की जो आदत है, क्या वो दबे पांव जिंदगी के सबसे कीमती रिश्तों को खत्म नहीं कर रही? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अकेले में बैठकर जरूर विचार किया जा सकता है, क्योंकि जिंदगी हिचकिचाहट और वक्त की मोहताज नहीं होती। तो डीप डाइव की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। चर्चा होती रहेगी।